नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा हाल ही में रिसेंटली 31 जुलाई 2025 को दिए गए एक अहम फैसले और जजमेंट के बारे में। दोस्तों, क्या आपको SRA स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के स्कीम और योजना के तहत एक रिहैब फ्लैट मिला है और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर आप ये चाहते हैं कि मैं उस फ्लैट को किसी और को बेच दूं, किसी और को सेल कर दूं, या फिर उस फ्लैट को मैं दोस्तों किसी और को ट्रांसफर कर दूं गिफ्ट डीड के माध्यम से, या फिर मैं उस फ्लैट को किसी और को लीज पर दे दूं, लीव एंड लाइसेंस बेसिस पर दे दूं, या फिर हैवी डिपॉजिट पर दे दूं, या फिर दोस्तों कोई दूसरा व्यक्ति क्या वह इस प्रकार के एसआरए फ्लैट को खरीद सकता है, बाय कर सकता है, परचेज कर सकता है, या फिर अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकता है, या फिर इस प्रकार के एसआरए फ्लैट को दोस्तों लीज पर, लीव एंड लाइसेंस बेसिस पर, या फिर हैवी डिपॉजिट पर ले सकता है। यदि हां, तो कब, क्या समय सीमा है दोस्तों, क्या लॉकिंग पीरियड है, 5 साल या फिर 10 साल। इस प्रकार के एक्ट को वह एसआरए फ्लैट का जो मेन बेनिफिशियरी है, जो ओरिजिनल, जो अलॉटी है, जो मूल मालिक है, वह कब कर सकता है, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति कब कर सकता है दोस्तों इस प्रकार के एक्ट को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना, लीज पर लेना, या फिर हैवी डिपॉजिट पर लेना। दोस्तों, क्या इस प्रकार के एक्ट को करने के लिए क्या हमें एसआरए अथॉरिटी से परमिशन लेना जरूरी है? क्या उनसे एनओसी लेना जरूरी है? यदि नहीं लिया तो क्या होगा? इस पर नियम कानून क्या कहता है? और यदि हम नियम कानून के अगेंस्ट में जाकर, लॉ के अगेंस्ट में जाकर इस प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी कृत्य करते हैं, तो स्लम एक्ट 1971 का सेक्शन 3E एंड 33 के तहत किस प्रकार से हमारे ऊपर कानूनी एक्शन लिया जाएगा, किस प्रकार से लीगल एक्शन लिया जाएगा, और किस प्रकार से हमें इस एसआरए स्कीम के तहत, योजना के तहत मिले फ्लैट से हमारा एविक्शन, हमको बेदखल कर दिया जाएगा। इस कानून के तहत सेक्शन 3E एंड 33 ऑफ स्लम एक्ट 1971 के तहत यदि हम कानून के खिलाफ में और अगेंस्ट में जाकर यदि कोई इस तरीके का अवैध कोई ट्रांजैक्शन, कोई खरीदी बेची, या फिर लीव एंड लाइसेंस बेसिस पर यदि हम देते हैं, तो दोस्तों चाहे लेने वाला हो चाहे देने वाला हो, दोस्तों डियर फ्रेंड्स, इन सारे टॉपिक्स पर, विषयों पर आज हम डिटेल्ड में और विस्तार में चर्चा करेंगे इस ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के साथ में दोस्तों, जो कि स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी SRA के संबंध में है। दोस्तों, आइए जरा जान लेते हैं कि इस ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट का केस टाइटल क्या है, इस केस के अंदर पेटिशनर कौन है, रेस्पोंडेंट कौन है, एग्जैक्टली यह जो जजमेंट है वह किस डेट को आया है, और इस जजमेंट का शॉर्ट और समरी फैक्ट क्या है दोस्तों, एकदम आसान भाषा में। दोस्तों, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया एक यह जजमेंट है जो कि SRA स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के संबंध में है दोस्तों। रीट पिटीशन नंबर 33254 ऑफ 2024। यह रीट पिटीशन बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट फाइल की गई थी अंडर आर्टिकल 226 दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इस केस में सागर विनायक बगाड़े, जो कि एक पिटिशनर थे, एक टेनेंट थे दोस्तों, जिन्होंने लीव एंड लाइसेंस बेसिस पर एक एसआरए फ्लैट को लिया था दोस्तों, वर्सेस इसमें रेस्पोंडेंट थे पहला द अपेक्स ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी, जो कि एक अपीलेंट अथॉरिटी है एसआरए की दोस्तों। नंबर 2 डेप्यूटी कलेक्टर, जो कि एक स्पेशल सेल है एसआरए की। नंबर 3 द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो कि दोस्तों एसआरए की एक अथॉरिटी है। नंबर 4 दी तहसीलदार 1, जो भी एक एसआरए की एक अथॉरिटी है दोस्तों। उसके बाद नंबर 5 में सिद्धेश्वर एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जो कि बिल्डिंग की सोसाइटी है दोस्तों। उसके बाद नंबर 6 में विष्णु शिवराम वाघमारे, जो कि एक ओरिजिनल अलॉटी है, जो कि एसआरए फ्लैट के बेनिफिशियरी हैं और मूल मालिक है दोस्तों। नंबर 7 श्रीमती बेबी सीताराम शेट्टी, जो कि बोनाफाइड परचेसर, जिन्होंने एसआरए फ्लैट को खरीदा था दोस्तों। दोस्तों, जजमेंट की जो डेट थी वो थी 31 जुलाई 2025। दोस्तों, अब आइए जरा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर इस केस में हुआ क्या था, केस का फैक्ट शॉर्ट और समरी टाइप में क्या होगा। दोस्तों, इस जजमेंट की जो कॉपी है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा,
यदि आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप मुझे मेरे लीगल हेल्पलाइन नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप करें, मैं आपको इसकी जजमेंट कॉपी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, इस केस में जो ओरिजिनल जो अलॉटी जो मेन बेनिफिशियरी था सारे फ्लैट का, उन्होंने क्या किया था, अपने उस सारे फ्लैट को किसी एक दूसरे व्यक्ति को लीव इन लाइसेंस बेसिस पर दोस्तों हैवी डिपॉजिट पर दिया था। और उसमें जो ओरिजिनल जो अलॉटी है, उन्होंने उस लीव इन लाइसेंस का जो होल्डर जो था, जो किराएदार था दोस्तों, उससे 20 लाख रुपीज एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर लिया था। फिर बाद में हुआ क्या, कुछ समय के बाद ओरिजिनल अलॉटी जो एसआरए फ्लैट का जो होल्डर था, जो मूल मालिक था, उन्होंने क्या किया, उस फ्लैट को, उस एसआरए फ्लैट को नियम कानून के तहत जो भी लॉक इन पीरियड था, उस समय, उस टाइम पीरियड के अनुसार और एसआरए अथॉरिटी से परमिशन भी लेकर दोस्तों उस एसआरए फ्लैट को किसी एक तीसरे व्यक्ति को बेच दिया, सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया दोस्तों। और वह जो तीसरा जो व्यक्ति था, वह एक बोनाफाइड परचेसर था और उसने नियम कानून, एसआरए अथॉरिटी का जो भी नियम कानून था, स्लम एक्ट 1971 का जो भी नियम कानून था दोस्तों, एसआरए फ्लैट को खरीदने बेचने से संबंधित, उसको फॉलो करते हुए उस एसआरए फ्लैट को खरीद लिया उस तीसरे व्यक्ति ने। दोस्तों, वो जो एसआरए फ्लैट था, उस एसआरए फ्लैट के ऊपर कब्जा था उस लीव इन लाइसेंस होल्डर का, उस किराएदार का, उस टेनेंट का दोस्तों, जिसने 20 लाख रुपीस ओरिजिनल अलॉटी जो मूल मालिक था उस एसआरए फ्लैट का, उसको दे रखा था। अब ऐसे में हुआ क्या, बोनाफाइड परचेसर ने उस लिव इन लाइसेंस होल्डर को, टेनेंट को यह कहा कि भाई इस फ्लैट को, इस रूम को मैंने खरीद लिया है, आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस फ्लैट को वैकेंट खाली कर दीजिए। दोस्तों, उस टेनेंट ने, उस लिव इन लाइसेंस होल्डर ने बोनाफाइड परचेसर को यह कहा कि मैंने 20 लाख रुपीस इन कैश, मैंने ओरिजिनल अलॉटी जो मेन बेनिफिशियरी था एसआरए फ्लैट का, उसको मैंने दिया है और मैंने नियम कानून से द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 के तहत मैंने प्रॉपर रजिस्ट्री करवा के इस फ्लैट को मैंने लीव इन लाइसेंस बेसिस पर लिया है और मैंने 20 लाख रुपीस एज अ कैश में मैंने सिक्योरिटी के तौर पर उनको दिया है। तो मुझे मेरा पैसा मिलेगा, जो समय टाइम है जब वो खत्म होगा तो मैं इस फ्लैट को वैकेंट करूंगा और खाली करूंगा। दोस्तों, आगे हुआ क्या, जब यह मामला बिल्डिंग के सोसाइटी के पास पहुंचा तो सोसाइटी ने इसके संबंध में इस टेनेंट को वहां से खाली करवाने के लिए, उसके एविक्शन के लिए, उसको वहां से बेदखल करने के लिए दोस्तों सोसाइटी ने एसआरए अथॉरिटी के पास कंप्लेंट फाइल की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट फाइल की दोस्तों एसआरए के पास। बाद में हुआ क्या, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने, एसआरए ने इस मामले को देखा, समझा और इसे आगे फॉरवर्ड किया, ट्रांसफर किया दोस्तों डेप्यूटी कलेक्टर के पास ऑफ एसआरए। डेप्यूटी कलेक्टर एसआरए ने इस मामले को देखा, समझा, इस कंप्लेंट को देखा और इसमें दोस्तों एविक्शन, बेदखली का ऑर्डर पास कर दिया अंडर सेक्शन 33 ऑफ स्लम एक्ट 1971। इसमें डायरेक्शन दिया कि भाई जो टेनेंट है, जो लीव इन लाइसेंस होल्डर है, वो उस एसआरए के फ्लैट को खाली कर दे। क्योंकि दोस्तों जो परचेसर था वो बोनाफाइड परचेसर था, उसने नियम कानून, एसआरए अथॉरिटी से प्रॉपर परमिशन लेके, एनओसी लेकर ही उस फ्लैट को खरीदा था। और जो ओरिजिनल जो अलॉटी है, उसने भी नियम कानून को फॉलो किया, स्लम एक्ट के कानून को फॉलो किया, एसआरए अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए नियम कानून को भी फॉलो किया और उस फ्लैट को एक सिस्टमैटिकली वे में नियम कानून से उसने क्या किया, उस थर्ड पर्सन, उस बोनाफाइड परचेसर को बेचा दोस्तों। तो ऐसे में डेप्यूटी कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया, डायरेक्शन दे दिया अंडर सेक्शन 33 ऑफ स्लम एक्ट 1971 के तहत कि भाई इस फ्लैट को खाली कर दिया जाए। बेदखली का ऑर्डर, एविक्शन का ऑर्डर कर दिया, क्योंकि वो जो फ्लैट पे टेनेंट का जो कब्जा था वो अनऑथोराइज्ड तरीके से था दोस्तों, अवैध था, इसीलिए बेदखली का ऑर्डर कर दिया। अब इस ऑर्डर के खिलाफ जो टेनेंट, जो लिव इन लाइसेंस का जो होल्डर था, एक तरीके से इस केस में दोस्तों वो एक पेटिशनर था, उसने क्या किया, डेप्यूटी कलेक्टर के इस ऑर्डर के खिलाफ में अपील फाइल कर दी दोस्तों एजीआरसी के पास, अपेक्स ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी के पास दोस्तों, अंडर सेक्शन 35 ऑफ द स्लम एक्ट 1971 अपील फाइल कर दी। अब जो एजीआरसी जो थी, अपेक्स ग्रीवेंस रिड्रेसल जो कमिटी थी, उसने डेप्यूटी कलेक्टर के ऑर्डर को कंटिन्यू रखा, उसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं किए दोस्तों। और उन्होंने भी क्या कहा कि भैया उस फ्लैट को आपको खाली करना पड़ेगा, और उन्होंने भी क्या किया, उस एविक्शन के ऑर्डर को, उस बेदखली के ऑर्डर को कंटिन्यू रखा। और इस मामले में पिटिशनर, लिव इन लाइसेंस होल्डर, किराएदार, टेनेंट ने अपना रिटर्न सबमिशन फाइल किया कि सर जी
मैंने द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 के तहत नियम कानून से मैंने इस फ्लैट को मैंने लीव एंड लाइसेंस बेसिस पर लिया है। और दूसरी चीज कि जो आपका लॉक इन पीरियड है 10 साल का, वो लैप्स हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, 10 साल खत्म हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इस एसआरए के फ्लैट को लीव एंड लाइसेंस बेसिस पर लिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने वाली है और याद करने वाली है दोस्तों, कि यहाँ पर उस टेनेंट ने एसआरए अथॉरिटी से एनओसी और परमिशन नहीं लिया था। इस फ्लैट को लीव एंड लाइसेंस बेसिस पर लेते समय सबसे बड़ी गलती यहाँ पर उसने ये की थी। तो उसने अपना रिटन सबमिशन रखा कि सर 10 साल हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से तो मुझे ये एसआरए फ्लैट मुझे मिलना चाहिए लीव एंड लाइसेंस बेसिस पर। और मैंने नियम कानून से मैंने इस फ्लैट को मैंने हैवी डिपॉजिट पर और लीव एंड लाइसेंस बेसिस पर लिया है। तो मैं अपनी जगह पे सही हूँ। और यहाँ पे आपका जो ये ऑर्डर है अंडर सेक्शन जो 33 का जो एविक्शन का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। और आपका ये जो सेक्शन 3E ऑफ द स्लम एक्ट 1971 का जो सेक्शन जो धारा है ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो सब कुछ तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेनेंट ने गलती क्या कर दी थी कि उसने एसआरए अथॉरिटी से एनओसी और परमिशन नहीं लिया। तो यहीं पे बात फंस गई। उसने यहाँ पे ये भी कहा कि सर आपका जुरिस्डिक्शन, आपका क्षेत्राधिकार नहीं बनता है, आपका पावर समाप्त, 10 साल खत्म हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को नोट करिए। एसआरए अथॉरिटी का पावर, उनके राइट्स कभी भी खत्म नहीं होते हैं, चाहे लॉक इन पीरियड्स खत्म क्यों ना हो जाए, समाप्त क्यों ना हो जाए दोस्तों। लॉक इन पीरियड्स पहले 10 साल था, अब 5 साल हो गया है दोस्तों। इस बात को नोट करिए। अब जो एजीआरसी जो है, एपेक्स ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी, उन्होंने एविक्शन के ऑर्डर को कंटिन्यू रखा। अब इसके खिलाफ में दोस्तों, इसके अगेंस्ट में दोस्तों जो टेनेंट थे वो एग्रीव्ड होके, असंतुष्ट होके वो चले गए बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट। और वहां पर जाकर उन्होंने एक रीट पिटीशन फाइल की अंडर आर्टिकल 226 दोस्तों, बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट। वहां पे जाकर उन्होंने रीट पिटीशन फाइल की और वो ये बन गए दोस्तों, ये जो टेनेंट है, जो लीव एंड लाइसेंस के जो होल्डर है, वो बन गए दोस्तों पेटिशनर। और उनके सामने रेस्पोंडेंट कौन बन गया? डिप्टी कलेक्टर। जो अपीलेंट जो अथॉरिटी है, रिड्रेसल कमिटी, वो रेस्पोंडेंट बन गई। जो मूल मालिक, जो ओरिजिनल जो अलॉटी है, वो भी रेस्पोंडेंट बन गए दोस्तों। सोसाइटी बिल्डिंग की रेस्पोंडेंट बन गई। और जो बोनाफाइड जो परचेसर है वो भी रेस्पोंडेंट बन गया दोस्तों। तहसीलदार भी रेस्पोंडेंट बन गए दोस्तों। तो इस प्रकार से ये सब के सब जो सारी अथॉरिटी है पूरी, वो और मूल जो मालिक है वो, बोनाफाइड परचेसर वो, ये सब के सब क्या बन गए दोस्तों, इस केस में रेस्पोंडेंट प्रतिवादी बन गए। और जो लिव इन लाइसेंस जो होल्डर है वो पेटिशनर बन गया दोस्तों। जब ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष आया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को सुना, समझा, दोनों पक्षों के वकीलों को भी सुना, मामले को समझा, देखा दोस्तों। और इसमें ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया दोस्तों। उन्होंने ये कहा कि एसआरए अथॉरिटी, डिप्टी कलेक्टर, अपेक्स रिड्रेसल कमिटी, जो अपीलेंट जो अथॉरिटी है, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया था एविक्शन का, वो सही है, वो करेक्ट है। एज पर द स्लम एक्ट 1971 के सेक्शन 3E के अंदर क्लियर कट लिखा है कि यदि एसआरए के फ्लैट को खरीदना है, बेचना है, ट्रांसफर करना है, गिफ्ट डीड करना है, लीज पर देना है, लिव इन लाइसेंस बेसिस पर देना है, तो आप दीजिए। जो लॉक इन पीरियड उसके समाप्त होने के बाद, खत्म होने के बाद, लॉक इन पीरियड पहले 10 साल था, अब 5 साल हो गया है, तो लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद आप इस प्रकार के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एसआरए अथॉरिटी से परमिशन, एनओसी लेना अनिवार्य है, मस्ट और मैंडेटरी है। ऐसा स्लम एक्ट सेक्शन 3E के अंदर क्लियर कट मेंशन है दोस्तों, प्रावधान है, कानून है। और टेनेंट ने इस कानून, इस प्रावधान का उल्लंघन किया। इसके अगेंस्ट में जाकर एसआरए फ्लैट को लीव इन लाइसेंस बेसिस पर लिया और एसआरए अथॉरिटी से एनओसी और परमिशन नहीं निकाला। तो नियम कानून के तहत सेक्शन 33 ऑफ द स्लम एक्ट 1971 के तहत इनका एविक्शन, इनकी बेदखली होनी ही चाहिए। और जो कि ऑर्डर दिया गया था डिप्टी कलेक्टर और अपेक्स अथॉरिटी के द्वारा, वह ऑर्डर, वह डायरेक्शन सही है और करेक्ट है। इस प्रकार से ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा दोस्तों। पिटिशनर ने अपनी बातों को रखा, उनके काउंसिल ने, उनके एडवोकेट्स ने अपनी बातों को रखा कि हमने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 के तहत नियम कानून से लीव इन लाइसेंस बेसिस पर प्रॉपर रजिस्टर्ड करके, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस भर के हमने इस फ्लैट को लीव इन लाइसेंस बेसिस पर लिया है।
हम नियम कानून के तहत सही हैं। लेकिन ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि स्लम एक्ट 1971 ये एक स्पेशल एक्ट है, एक स्पेशल कानून है, एक विशेष कानून है। उसके सामने ये द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 ये उसके सामने दोस्तों नहीं चल पाएगा। यहां पे ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। तो यहां पे विशेष कानून को महत्व दिया गया, स्लम एक्ट 1971 को महत्व दिया गया। दोस्तों ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स भी कोर्ट की, पेटिशनर की तरफ से उनके एडवोकेट, उनके काउंसिल ने भी कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को कोर्ट किया दोस्तों। लेकिन पेटिशनर के उस जजमेंट्स को दोस्तों अमान्य ठहरा दिया गया कि आपने जो भी अपने फेवर में जो आपने जजमेंट्स जो आपने रखे हैं, जो आपने साइटेशंस रखे हैं, वो इस केस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पे ये क्लियर कर दिया कि भाई नियम कानून सब आपको पता था, एसआरए अथॉरिटी ने आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ में ऑर्डर किया, आपको सारी चीजें पता थी, बट फिर भी आपने यहां पे आकर कोर्ट का समय बर्बाद किया। आपने जुडिशियल जो प्रोसेस था उसका आपने अब्यूज यूज किया, जुडिशियल सिस्टम का आपने अब्यूज यूज किया। और दोस्तों इस मामले में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस टेनेंट, उस लीगल लाइसेंस होल्डर के ऊपर दोस्तों 5 लाख रुपीस का एग्जेम्पलरी कॉस्ट, 5 लाख रुपए का दोस्तों जुर्माना लगा दिया कि इस प्रकार का कृत्य, इस प्रकार का एक्ट अब दोबारा कोई व्यक्ति ना करे। सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि एसआरए के फ्लैट को खरीदते समय, भाड़े पर देते समय, ट्रांसफर करते समय सेक्शन 3E ऑफ द स्लम एक्ट 1971 को पढ़िए, देखिए, जरा समझिए। लॉकिंग पीरियड्स पहले 10 साल था, 5 साल हो गया, इसको देखिए, जरा समझिए। एसआरए से एनओसी परमिशन लीजिए, उसके बाद ही इस प्रकार के कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन करिए। पेटिशनर ने यह कहा कि सर लॉकिंग पीरियड्स खत्म हो गया, एसआरए का फ्लैट फ्री होल्ड हो गया, अब उसके ऊपर एसआरए का कोई राइट्स, कोई कंट्रोल, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपने स्लम एक्ट 1971 की पढ़ाई करके आपने नहीं आई है, सेक्शन 3 को आपने नहीं पढ़ा है, समय अवधि खत्म, लॉकिंग पीरियड्स खत्म। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसआरए अथॉरिटी का एसआरए फ्लैट्स के ऊपर से कंट्रोल, जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं। उनका कंट्रोल हमेशा रहेगा। आपको यदि एसआरए फ्लैट्स के संबंध में कोई भी ट्रांजैक्शंस करना है, लॉकिंग पीरियड्स लैप्स और खत्म होने के बाद फिर भी आपको एसआरए अथॉरिटी से आपको परमिशन और एनओसी आपको लेना ही पड़ेगा। दोस्तों इस केस में, इस मामले में यह पाया गया कि टेनेंट्स ने मूल जो अलॉटी था, जो ओरिजिनल जो अलॉटी था, उसको 20 लाख रुपीस कैश में दिए थे एज अ कैश सिक्योरिटी, जो कि दोस्तों इनकम टैक्स के कानून के अगेंस्ट में है। यदि 2 लाख रुपए के ऊपर यदि कोई भी ट्रांजैक्शंस कैश में किया जाता है तो दोस्तों ये जांच का विषय है, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन आ जाता है दोस्तों इनकम टैक्स अथॉरिटी के तहत, इनकम टैक्स के कानून के तहत। सो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स अथॉरिटी को डायरेक्शंस दिया कि इस मामले की जांच की जाए कि 20 लाख रुपए का कैश लेन देन कैसे हुआ, क्योंकि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए के ऊपर जाता है कैश में तो वो जांच का विषय है। इनकम टैक्स अथॉरिटी इसकी जांच करे कि इतना बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, और कैश देने वाला जिम्मेदार होगा। कैश देने वाला इसका जवाब देगा कि उसने किस प्रकार से 20 लाख रुपीस कैश में दिए, कहां से दिए, कैसे लाकर दिए। तो यदि ऐसा कोई कैश का मामला 2 लाख रुपए के ऊपर का यदि किसी भी कोर्ट के पास आता है तो कोर्ट को उस मामले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ट्रांसफर करना होता है और उनको आदेशित करना होता है, डायरेक्शन देना होता है कि इस मामले की जांच की जाए नियम कानून के तहत। और इस केस में भी ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया कि इस मामले की जांच की जाए कि 20 लाख रुपए कैश में इस टेनेंट्स ने किधर से लाया, कहां से दिया, कैसे दिया। दोस्तों पिटिशनर के एडवोकेट्स ने, काउंसिल ने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट की कि सर हमें कुछ समय के लिए स्टे दे दिया जाए, लेकिन उनके स्टे के पिटिशन एप्लीकेशन को भी ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया दोस्तों, डिसमिस कर दिया। इस पूरे पिटिशन को डिसमिस कर दिया और यहां पर दोस्तों बोनाफाइड जो परचेसर था, जिसने नियम कानून के तहत इस फ्लैट को खरीदा था, उसकी जीत हुई दोस्तों, और उसे उस फ्लैट का कब्जा और ताबा दिलाया गया दोस्तों। और वो जो टेनेंट जो था, लीगल लाइसेंस जो होल्डर था दोस्तों, वो इस केस को हार गया। डियर फ्रेंड्स, दोस्तों स्लम एक्ट 1971 का सेक्शन 3E
क्लियर कट ये कहता है कि यदि कोई भी सारे फ्लैट को कोई भी व्यक्ति यदि सेल करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, लीज पर देना चाहता है, लिव इन लाइसेंस बेसिस पर, हैवी डिपॉजिट पर देना चाहता है, तो उसको लॉक इन पीरियड्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहले 10 साल था, अब 5 साल हो गया है दोस्तों। और लॉक इन पीरियड्स खत्म और लैप्स और एंड होने के बाद आप सारे फ्लैट्स के साथ में आप कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एसआरए अथॉरिटी से आपको परमिशन और एनओसी लेना अनिवार्य है, मस्ट और मैंडेटरी और कंपलसरी है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, स्लम एक्ट 1971 के सेक्शन 3E के अंदर अमेंडमेंट हुआ। पहले उसके अंदर जो लॉक इन जो पीरियड था वो 10 साल था दोस्तों, अब उसको घटाकर कर दिया गया है 5 साल। मेरे पास ये महाराष्ट्र शासन का राजपत्र गैजेट मेरे हाथ में है, इसमें प्रकाशित पब्लिश किया गया दोस्तों। और ये जो गैजेट जो आया दोस्तों, ये आया है 19 जनवरी 2024। इसके अंदर क्लियर कट लिखा गया है कि सेक्शन 3E के अंदर चेंजेस और बदलाव किए जाएं, और जहां पे 10 ईयर्स लिखा हुआ है वहां पे 5 ईयर्स दोस्तों सब्स्टिट्यूट किया जाए। दैट मीन्स कि 10 साल वाले उस लॉक इन पीरियड को रिमूव करके वहां पे 5 ईयर्स को पुट कर दिया जाए, 5 साल को रखा जाए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये एक गैजेट, एक महाराष्ट्र शासन का एक राजपत्र है दोस्तों, जो कि 19 जुलाई 2024 को आया था। गवर्नर ने दोस्तों इस पे अपनी असेंट, अपनी अनुमति, अपनी मंजूरी दी थी, और एसेंट, गवर्नर की एसेंट और मंजूरी मिलने के बाद ये गैजेट राजपत्र दोस्तों प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई, और उसमें क्लियर कर दिया गया कि दोस्तों अब एसआरए फ्लैट को खरीदने बेचने के लिए अब आपको 10 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब वो 10 साल को घटाकर 5 साल कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों भूलना नहीं, एसआरए अथॉरिटी से आपको एनओसी परमिशन लेना ही है। यदि नहीं लोगे तो इस केस में जो हुआ है वही हाल आपके साथ में भी हो जाएगा दोस्तों। अंडर सेक्शन 33 ऑफ द इस्लाम एक्ट 1971 क्लियर कट कहता है कि यदि कोई व्यक्ति नियम कानून को फॉलो किए बिना यदि एसआरए फ्लैट के साथ में इस प्रकार का कोई भी व्यवहार, कोई भी ट्रांजैक्शन करता है दोस्तों, तो वह अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स माना जाएगा, और उसको उस एसआरए फ्लैट, उस प्रॉपर्टी में से बेदखल कर दिया जाएगा, उसका एविक्शन कर दिया जाएगा इस सेक्शन के तहत, अंडर सेक्शन 33 ऑफ द इस्लाम एक्ट 1971। उसको इस फ्लैट में से, इस कब्जे में से बेदखल उसको भगा दिया जाएगा दोस्तों। सो अंडर सेक्शन 33 नोट करें, जो कि बात करता है कि अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स के एविक्शन की बात करता है दोस्तों, बेदखली की बात करता है। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ, खत्म हुआ। यदि आपको एसआरए के संबंध में कोई भी आपको दोस्तों डाउट्स हैं, कुछ भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको लीगल हेल्प चाहिए, तो आप मेरे लीगल हेल्पलाइन नंबर पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। और मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, मेरा दोस्तों ऑफिस अंधेरी में सिचुएटेड है। आप मुझे मिल सकते हैं, मेरे ऑफिस पर आप विजिट कर सकते हैं, आप मुझे आकर मिलकर बातचीत करके अपने इस इश्यूज़ को, अपने प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व और शॉर्ट आउट भी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।